सो हेलो, वेलकम टू ग्रोथ मी आपको फ्री एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है यूट्यूब पे क्लास 11 से एमएससी तक। मेरा नाम सायम है। मैं आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स लूँगा फॉर आईआईटी जैम। मेरा ये पहला क्लास होगा। सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको एक कोर्स आउटलाइन देना चाहूँगा जो आपके आईआईटी जैम के सिलेबस को फॉलो करेगा। तो आपका जो जैम का सिलेबस है फिजिक्स का, उसमें कुछ कोर टॉपिक्स है जो मैं एक एक करके लिख देता हूँ। फर्स्ट इज सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। सेकंड इज मल्टीवेरिएबल कैलकुलस। थर्ड इज वेक्टर कैलकुलस। उसके बाद आता है ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड लास्ट में आपका टॉपिक आता है लिनियर अलजेब्रा, जिसमें आपका मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ये सब चीज़ें होता है। कुछ वेक्टर स्पेसेस के आइडियाज एंड सम सब स्पेसेस, ऐसे कुछ। एंड लास्ट में कुछ आता है एक्स्ट्रा टॉपिक्स, जिनको मैं पर्टिकुलरली एक टॉपिक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये सब एक क्लास में हो जाता है मोस्टली, जैसे कि एरर एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सेट्रा। सो हमारा कोर्स ऐसे ही चलेगा इस ऑर्डर पे। अब इनके कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में आ जाएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। सो हम सिंगल वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जाएंगे। वहाँ पे भी हमको डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दो पार्ट मिलेंगे। ठीक है, सो ऐसे सब टॉपिक फॉलो करके हम स्टार्ट करेंगे। सो आज का टॉपिक होगा हमारे लिए डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, सो हम लोग कवर करेंगे टॉपिक्स लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। एंड लास्ट में कुछ देखेंगे एप्लीकेशंस। ओके, एंड नेक्स्ट डे हमारा फॉलो अप टॉपिक होगा इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक होगा लिमिट। ओके, लिमिट्स। ठीक, तो आप लोगों को पता है कि लिमिट क्या है, फिर भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे इसको। सो आपके पास कोई भी फंक्शन है, y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन है। ठीक है, ये आपको पता होगा ना, फंक्शन डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा कि एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हम बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स हैज अ लिमिट l at the point a if as x approaches a, f of x approaches l। सो इसका मतलब क्या होगा कि आपको x जैसे जैसे आपको a के पास जाएगा, आपका f ऑफ x l के पास जाएगा। एज सिंपल एज दैट, कि x a के पास जा रहा है तो f ऑफ x l के पास जाएगा। नाउ ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत कैजुअल डेफिनेशन है, मतलब ठीक है, बट मैथमेटिकली इसको हम और भी रिगोरसली डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपका रिगोरस डेफिनेशन उतना काम में नहीं आता, फिर भी फॉर नॉलेज पर्पस आपको जानना चाहिए। सो फर्स्ट लेट्स राइट द सिंबलिज्म।
कि लिखते कैसे है लिमिट को। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो लिमिट x टेंडिंग टू a f of x इज इक्वल टू l। तो यही सिंबल है इस स्टेटमेंट का कि x अप्रोच कर रहा है a को और fx अप्रोच कर रहा है l को। अगर आप थोड़ा सा ग्राफिकल इसको समझना चाहे तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आपका पकड़े ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और आपका ये कोई सर्टेन फंक्शन है। तो अब ये आपका पॉइंट है ए, ठीक है। अब x को अगर आप अप्रोच करते हैं किसी भी साइड से, ठीक है, आपका फंक्शनल जो वैल्यू है यहाँ पे, ये आपका फंक्शनल वैल्यू होगा। यहाँ पे आपका l है, पकड़िए ये फंक्शनल वैल्यू इस पॉइंट पे, सो ये y पे ये पॉइंट l है। तो आप जैसे जैसे x को अप्रोच करते हैं दो साइड से, आपका जो फंक्शनल वैल्यू है वो इस l के आसपास आ जाता है। सो अब जैसे जैसे a के नेबरहुड में आते हैं, आपका फंक्शन l के नेबरहुड में आ जाता है। अब ये जो नेबरहुड टर्म बोल रहा हूं मैं, ये एक प्रॉपर मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। इसको हम अभी डिफाइन करेंगे ऐसे नेबरहुड कॉन्सेप्ट से। तो लिखते हैं वही कि इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ये लिमिट का प्रॉपर डेफिनेशन होता है, बट कॉन्सेप्ट वही है कि मेरा एक्स अगर ए के पास जा रहा है तो मेरा फंक्शनल वैल्यू एल के पास जाना चाहिए। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं हम लोग कि वी से अ फंक्शन f of x approaches, या better to say कि f of x with this condition कि limit of f of x is equal to l means that for all epsilon greater than 0 there exists delta such that whenever x minus a is less than this delta, fx minus l is less than epsilon naught। ठीक है, सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लगा बट आई विल एक्सप्लेन। समझिए क्या हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि आप कोई भी एप्सिलॉन लीजिए, बहुत छोटा भी लिख सकते हैं, मतलब एज लॉन्ग एज इट इज पॉजिटिव एंड एप्सिलॉन रियल है। अगर आप रियल, ये फंक्शन अगर रियल है, इसका आपको पता है ना कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज डिफाइंड ऑन समथिंग। तो आपका एफ ऑफ एक्स अगर डिफाइन कर रहे हैं तो से एक्स बिलोंग्स टू द होल ऑफ आर। ठीक है, ऐसा है कि पूरा रियल नंबर लाइन पे ही डिफाइंड है आपका ये फंक्शन। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि अगर आप कोई भी एप्सिलॉन लेते हो, जितना भी छोटा हो, उसके लिए आपको एक डेल्टा मिलेगा। ओके, ये डेल्टा ऐसा नहीं है कि ये डेल्टा इनबिल्ट है कहीं पे, ये डेल्टा आपको एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। सो जैसे जैसे आप एप्सिलॉन चूज करोगे ऐसे ऐसे डेल्टा निकलता जाएगा। तो अब एप्सिलॉन ले रहे हो, मतलब यहाँ पे अगर पकड़ो तो आप इस फंक्शन के इस पॉइंट के आसपास एक नेबरहुड ले रहे हो, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ये वैल्यू है ना एल का एग्जैक्टली। तो आप एल के आसपास कोई भी एप्सिलॉन लो, इसके रेस्पेक्टिव आपको कोरेस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे इंटरवल मिलेगा जो डेल्टा होगा। तो कंडीशन ये है कि x जब भी इस डेल्टा नेबरहुड के आसपास होगा, आपका फंक्शन इस एप्सिलॉन के आसपास हो जाना चाहिए। तभी हम बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट लिमिट l एग्जिस्ट एट पॉइंट ए। ठीक है। सो बेसिकली अगर आप इसको दूसरे टाइप से इंटरप्रेट करना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। आपको पता है ना मॉड फंक्शन कैसे कम करता है, तो इसमें ग्रेटर देन डेल्टा लेस देन माइनस डेल्टा। सो बेसिकली आप अगर इसको लिखेंगे तो a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा के बीच में। सो देख रहे हो ना, तो ये डेल्टा जो है ना, ये नेबरहुड डिफाइन कर रहा है कि a से थोड़ा सा ज्यादा a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा मतलब a से थोड़ा सा कम। सो x इस रीजन पे जब लाई करेगा तब आपका जो फंक्शन है वो लाई करना चाहिए जब x, मेरा बात को समझो, जब x इस इंटरवल पे एग्जिस्ट करेगा
इसके अंदर आ जाएगा, स्ट्रिक्ट है ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना। सो जब x इसके अंदर आ जाएगा तब आपका जो फंक्शन है वो किसके अंदर आना चाहिए, l प्लस एप्सिलॉन एंड l माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन तो आ गया, लगता तो है, लेकिन आपको ये उतना सोचने की जरूरत नहीं, बट दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर लिमिट्स। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। पकड़िए, you have a function like this, f of x is equal to x sin 1 by x। ठीक है, इसको लिमिट बिठाते हैं हम x टेंडिंग टू 0 पे, x इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स। अब इसका लिमिट आता है 0। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। पहले देखते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है x साइन 1 बाई एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x जो होगा इनटू वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 1 बाई एक्स। अब साइन कुछ भी हो, ठीक है, ये याद रखना, साइन कुछ भी हो ये हमेशा -1 से 1 के बीच में वैल्यू देगा, है ना। साइन ऑफ समथिंग, साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन ना, जो उसका वैल्यूज होता है वो -1 पे मिनिमा होता है और 1 पे मैक्सिमा होता है, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम भी नहीं हो सकता। सो जो भी हो जाए तो ये 1 से छोटा ही है हमेशा। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले तो ये 1 या 1 से छोटा है, सो ये लेस देन इक्वल टू x होगा, है ना। अब देखो, तो मेरे को एक बाउंड मिल गया इस फंक्शन का। सो x इंटू साइन 1 बाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू दिस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब आपको सोचेंगे कि एप्सिलॉन डेल्टा यहाँ पे कहाँ से आएगा। तो एप्सिलॉन डेल्टा की कंडीशन क्या है कि मैं कोई भी एप्सिलॉन लूँ, मेरे को एक ऐसा डेल्टा चाहिए कि x जब इस डेल्टा से छोटा हो जाए तो मेरा जो फंक्शन है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। तो यहाँ पे a क्या है, आपको दिख रहा है a यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मेरे को कंडीशन चाहिए कि x माइनस अगर कोई डेल्टा हो, ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करे, तो मेरा जो फंक्शन है, यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, x साइन 1 बाई एक्स माइनस एल भी क्या है, यहाँ पे एल भी 0 है, 0 लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन खुद ही x से छोटा है, मॉड x से, है ना। तो यहाँ पे मैं अगर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ले लूँ, मतलब एक्चुअली मुझे, हाँ, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, क्योंकि मैं कोई भी एप्सिलॉन ले रहा हूँ और मेरे को एक डेल्टा कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई एम टेकिंग द डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। इससे क्या होगा, देखो, मेरे को पता है कि x साइन 1 बाई एक्स इज लेस देन x, राइट। सो अगर मैं कोई भी डेल्टा लूँ एप्सिलॉन के बराबर, कोई भी डेल्टा लो, क्योंकि ये खुद डेल्टा से छोटा है तो ये फंक्शन भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसका मतलब जब भी x डेल्टा से छोटा है, आपका फंक्शन 1 बाई एस लेस देन x होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी डायरेक्ट है कि लेस देन डेल्टा होता है, क्योंकि x तो खुद से डेल्टा से भी छोटा है ना। सो अगर ये x से खुद छोटा है तो ये डेल्टा से भी छोटा है। अगर मैंने डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन लिया है तो एप्सिलॉन से छोटा है। तो यस, दिस कंडीशन होल्ड्स। इसका मतलब ये जो लिमिट है इसको हमने एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूफ कर दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x sin 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये डायरेक्ट ऐसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रॉब्लम्स नहीं आते। लेकिन ये लिमिट का वर्किंग है, मतलब इनर वर्किंग ऑफ अ लिमिट। तो अब आते हैं कि जो चीज़ें लिमिट का काम में आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब कुछ लिमिट आपको ऐसे मैं दिखाना चाहूँगा कि
ये जहाँ जहाँ पे ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन डायरेक्टली काम नहीं करता। जैसे पकड़िए, अगर आपका लिमिट का कंडीशन कुछ ऐसा हो जाए कि लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू से इन्फिनिटी एंड एफ ऑफ एक्स आपका फाइनाइट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डेल्टा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तब नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कहाँ से ओके, यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि x माइनस इन्फिनिटी ऐसे नहीं हो सकता ना। सो यहाँ पे डेफिनेशन को थोड़ा मॉड्यूल चेंज करना पड़ता है, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जैसे कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k, ठीक है, एक नंबर है कोई k बिलोंग टू रियल नंबर r such that whenever x is greater than k, आपका जो फंक्शन है एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट। एंड सेकेंड होगा आपका एक स्पेसिफिक केस, मैं दोनों का एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, सब समझ में आ जाएगा। एक केस और एक हो सकता है कि x फाइनाइट कहीं पे जा रहा है, फाइनाइट पॉइंट पे, लेकिन आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी में जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका एफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन आप ऐसे नहीं ले सकते ना, एल यहाँ पे इन्फिनिटी है तो एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी इसका तो सेंस नहीं बनता ना। तो उस केस पे क्या करेंगे आप, what you will do is कि for all g greater than 0 however large, ठीक है, there exists delta such that कि जब भी आपका x इस a के नेबरहुड में आ जाएगा, इस डेल्टा नेबरहुड के a के आसपास में, तभी आपका फंक्शन इस g से बड़ा हो जाएगा। अब g आप बहुत बड़ा कर सकते हो, मतलब इन्फिनिटी तो आप नहीं ले सकते, लेकिन g कैन बी एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है। तो दोनों का मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। पहले वाले के लिए एक एग्जांपल होगा जैसे जहाँ पे x इन्फिनिटी पे जा रहा है, इफ एक्स समथिंग फाइनाइट पे जा रहा है, तो जैसे आपका 1/x पकड़ी कि लिमिट 1/x, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 0। सो अगर x 0 की तरफ जा रहा है, ये कहाँ पे जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। और सेकंड पे क्या हो रहा है कि आपका x कहीं पे फाइनाइट जा रहा है, पकड़े जैसे x जा रहा है, सॉरी ये इस वाले केस के लिए है, सॉरी ये सेकंड वाले केस के लिए होगा। पहले वाले केस के लिए आपका x इन्फिनिटी पे जा रहा है, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो इस केस का मैं पहले लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, ये आपका इन्फिनिटी में जा रहा है। और एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि x जैसे 0 पे जा रहा है, ये अच्छा एग्जांपल है कि log ऑफ mod x। तुमको पता है ना कि log का ग्राफ कैसा होता है, log का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है कि आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है फिर बहुत स्लोली डाइवर्ज करता है। तो ये आपका 0 की तरफ, जब आप 0 की तरफ जाते हो तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, तो ये इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। सो एक पॉजिटिव इन्फिनिटी का केस है, एक नेगेटिव इन्फिनिटी का केस है। सो ऐसे केसेस पॉसिबल है। और एक एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूँ कि x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन आपका फंक्शन कहीं पे जा रहा है। ओके, सो हाँ आप ये पकड़ सकते हो, ये 1/x ही पकड़ सकते हो यहाँ पे भी। सो 1/x एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आपका x तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन आपका फंक्शनल लिमिट वैल्यू जो है, लिमिट वैल्यू किसी फाइनाइट पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ी याद रखने की बातें हैं। ओके, ठीक है, फिर मूव करते हैं हम लोग। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज है लिमिट के जो आपको याद रखने की जरूरत है, इन सबको प्रूफ कर सकते हो प्रॉपर्टीज।
स्पेशली आप एप्सिलॉन डेल्टा से इनको सब प्रूव कर सकते हो। पहला प्रॉपर्टी होगा कि लिमिट ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स। पकड़े आपके पास दो फंक्शन है, ओके, और दोनों पे ही सेम लिमिट लगी है कि एक्सटेंडिंग टू ए। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लिमिट ऑफ जो एफ एक्स है उसका लिमिट है ए, एक्सटेंड टू ए पे एल, सॉरी, एंड जो सेकंड फंक्शन होगा लिमिट ऑफ जी एक्स उसका लिमिट है एम, एक्सटेंडिंग टू ए पे। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आप इसको तोड़ सकते हो। ठीक है, एल प्लस एम। ठीक है, सेकंड होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ इंटू जी ऑफ एक्स। इसको भी आप ऐसे लिमिट एफ ऑफ एक्स डॉट लिमिट जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए लिख सकते हो, तो एल डॉट एम। थर्ड होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू एल बाई एम लिख सकते हो। सिर्फ कंडीशन है कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स। सो ये पूरे डोमेन में कहीं पे भी जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जब आप एक्स को अप्रोच कर रहे हो स्पेशली। ठीक है, ये ब्लो अप ना करें। सो एज लॉन्ग एज ये फाइनाइट है जी एक्स, आपका ये लिमिट का फॉर्मूला होल्ड करता है। ठीक है, अब आते हैं लिमिट के कुछ एक्सट्रीम केसेस पे। ओके, सो कहीं पे आपको ये केस दिखेगा कि लिमिट आपको निकालने को बोलेगा कुछ फंक्शंस का। ठीक है, इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ, लिमिट्स ऑफ द फॉर्म जस्ट एक मिनट, मेरे पेन का कुछ तो शो रहा है। हाँ, लिमिट्स ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एंड जीरो बाई जीरो। ठीक है, जीरो बाई जीरो। सो ऐसे जो लिमिट्स होंगे इनको एक रूल से सॉल्व किया जाता है जिसको बोलते हैं एल'होस्पिटल। सो जैसे पकड़िए कि लिमिट आपको निकालने बोल रहा है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बाई ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, एक्स जब इन्फिनिटी पे जा रहा है तो एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। जब ई टू द पावर एक्स का आपको पता है कि ई टू द पावर एक्स का ग्राफ भी कैसा होता है, ग्राफ हमेशा याद रखना। हाँ, तो ई टू द पावर जीरो पे क्या होता है, वन होता है ना, वन के बाद से ये स्लोली उठ जाता है ऊपर, ऐसे चला जाता है। तो इन्फिनिटी पे ये भी इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है, तो ये बेसिकली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। सेकंड आपको अगर लिमिट निकालने को बोले कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, ये देखो साइन जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है। साइन का भी ग्राफ आपको पता है कि साइन जीरो पे जीरो होता है, फिर ये उठता है, फिर ये आता है, फिर ये जाता है ना। सो ये भी जीरो हो रहा है जीरो पे, अब एक्स तो जीरो पे जा ही रहा है, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्मेट है। तो ऐसे लिमिट को कैसे सॉल्व करें? तो सोल्यूशन है कि जब भी आपका केस ऐसा हो कि लिमिट एफ एक्स बाई जी एक्स, अब याद करेंगे तो थोड़ा कि हमने अभी अभी बोला कि यहाँ पे ये दोनों इंडिपेंडेंट लिमिट की इक्वल होता है जब जी एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होता। तो जब जीरो होता है तब ये केसेस आते हैं, समझ में आ रहा है ना, कि अब जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस आता है या जीरो बाई जीरो केस आता है तब ये सब रूल अप्लाई होता है। तो इसको इक्वेट किया जा सकता है एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स। ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, हाँ, ऊपर भी नीचे भी सेपरेट। अगर ये होता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो।
सेकेंड केस में फर्स्ट बार डेरिवेटिव करके अगर नहीं होता है तो आप सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कर सकते हो एंड यू कैन गो ऑन अंटिल आपको एक फाइनाइट लिमिट मिल जाए। तो ठीक है, पहले केस में देखते हैं 1 और 2। सो फर्स्ट में देखते हैं क्या होता है। 1 में मैं अगर इसको बिठाता हूँ, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बाई ई टू द पावर एक्स, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट वाला। तो ऊपर में टर्म को डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा 2x, नीचे के टर्म को डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा e टू द पावर x, e टू द पावर x। मैं डेरिवेटिव पे आऊँगा, डिफरेंशिएशन को कैसे डिफाइन करते हैं और कंटिन्यूटी क्या होता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी भी जानना चाहिए पहले डिफरेंशिएशन से पहले, लेकिन आप सबको डेरिवेटिव पता है होता क्या है। तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x बाई ई टू द पावर x, ठीक है। सो अभी भी इन्फिनिटी बिठाओगे, हाँ ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, साइन एक्स बाई एक्स। ओके, पहले डिफरेंशिएट करते हैं फिर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कैसे आते हैं। साइन एक्स बाई एक्स को भी डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ऊपर में आएगा कॉस एक्स, नीचे आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो, इस केस में मैं थोड़ा बाद में आता हूँ क्योंकि पहले वाला ये वाला ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। उसमें और एक चीज़ फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी उसको पहले ये वाला दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स जो है सेकेंड केस में, सेकेंड वाले प्रॉब्लम में, यहाँ पे आपका साइन जीरो का वैल्यू क्या था, जीरो, और इसका जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करके देखो तो कॉस जीरो फिर से जीरो नहीं होता, कॉस जीरो अब 1 होगा, राइट। सो ये हो जाएगा 1/1, सो इसका लिमिट हो जाएगा 1। लेकिन तो साइन एक्स बाई एक्स 1 देता है एट पॉइंट 0। यहाँ पे आपको एक बार आपने डिफरेंशिएट किया, लेकिन फिर भी देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है। सो इसको फिर से और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो ऊपर में एक्स नहीं रहा, ऊपर वाला कांस्टेंट बन गया। सो ये जो आ गया ना, ये 2/इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया। सो समथिंग फाइनाइट बाई इन्फिनिटी जब आता है तो ये हमेशा जीरो होता है, ठीक है। ये नॉन डिफाइंड लिमिट नहीं है। सो एनीथिंग आपको ऊपर में कहीं भी आपको फाइनाइट नंबर आए और उसके नीचे इन्फिनिटी रहे तो ये जीरो होगा, ठीक है। सो ये लिमिट भी जीरो होता है। सो ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको ऊपर नीचे दोनों में ही इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिल जाए या जीरो बाई जीरो मिल जाए, ठीक है। और एक टाइप का लिमिट थोड़ा होता है जो मेरे दिमाग में अभी आया, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। होता है क्या, y इज इक्वल टू लिमिट, कभी कभी x 1/x टाइप का लिमिट भी पूछ लेते हैं एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड में लॉग पकड़ लीजिए, ठीक है। अब लॉग यहाँ पे आप इंटरचेंज कर सकते हो लिमिट के साथ अंदर घुसा के। तो x 1/x, इसमें इजी क्या होता है, ये जो 1/x है ना, ln ऑफ एनीथिंग टू द पावर 1/x बाहर आ जाता है। सो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x इंटू पकड़ लो, आपका ये ln x है। अब आपका लिमिट बन गया क्या, वहां पे तो कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड सा था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका लिमिट बन गया ln x बाई x, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिमिट बिठाते हो तो आपको पता है कि ln भी डाइवर्स करता है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो यहाँ पे भी आप एल्सपिटल लगा सकते हो, मतलब वो जो फॉर्मेट है ना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला, उसको लगा सकते हो। और आपको क्या मिलेगा, नीचे डिफरेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा। सो ऊपर में 1/x मिलेगा लॉग को डिफरेंशिएट करने पे, और नीचे 1 आ रहा है, ठीक है। और लिमिट यहाँ पे क्या है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अब 1/x में इन्फिनिटी बिठाएंगे तो जीरो आ जाएगा। अब देखो ये जीरो आंसर नहीं है आपका, हाँ, ये ln y इज इक्वल टू जीरो आया है। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा, e टू द पावर जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट है आपका ये 1 आता है, ओके, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये तो गए लिमिट के प्रॉब्लम्स। तो मोस्ट ऑफ द लिमिट के प्रॉब्लम इससे हो जाते हैं।
सेकंड हम आएंगे कंटिन्यूटी पर। ओके, पास में करते हैं कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी से जाने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ओके, तो सर लिमिट कैसे कैलकुलेट कर ले, तो हमने थोड़ा देख लिया, 2-3 लिमिट कर लिए प्रॉब्लम। लेकिन हम थोड़ा देखना चाहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, कि कंटिन्यूटी में थोड़ा काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो आपको पता है, ये भी पता है कि दो टाइप से आपका लिमिट होता है, एक है राइट हैंड साइड लिमिट, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। और आपको पता है कि ये जो ग्राफ में था ना, तो आप अगर इस साइड से अप्रोच करते हो, इस साइड से अप्रोच करते हो और इस साइड से अप्रोच करते हो, तो दोनों डायरेक्शन होता है। जब आपका फंक्शन रियल नंबर लाइन पे डिफाइंड है, तब आपके पास दो डायरेक्शन होते हैं ना, आप आइदर राइट से आ सकते हो या तो लेफ्ट से आ सकते हो, राइट से आ सकते हो या तो लेफ्ट से आ सकते हो। ठीक है, सो ये लेफ्ट वाला जो लिमिट होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होता है, राइट वाला जो होता है राइट हैंड साइड लिमिट होता है। ये डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये जो राइट हैंड साइड का लिमिट है और वो जो लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट है, ये बराबर हो। सो मैं लिख देता हूँ आपको। सो लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट बेसिकली आपको ऐसे लिखते हैं, x टेंडिंग टू a माइनस, सो a फ्रॉम द माइनस साइड, मतलब आप लेफ्ट से आ रहे हो, f ऑफ x इज इक्वल टू l माइनस, और लिमिट क्या होता है, x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू l प्लस। सुनो अच्छे से कि अगर ये l प्लस इज इक्वल टू l माइनस है, इज इक्वल टू l होता है, मतलब l मतलब ये तो एक ही वैल्यू है ना, सो इसको l बुलाते हैं। सो इफ RHS इज इक्वल टू LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट साइड का दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का दोनों का लिमिट सेम है, तब जाके हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, तब दोनों मिला के हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x इक्वल टू l। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल पकड़िए, ऐसा फंक्शन है कोई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, अब अच्छे से देखना, हाँ, इसको हम लिमिट जीरो के पॉजिटिव साइड से आते हैं या नेगेटिव साइड से आते हैं। ठीक है, जीरो पहले माइनस से आते हैं, हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। सो अगर आप जीरो के माइनस साइड से आते हो, इसका मतलब ये जो x है ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है। अब ये फंक्शन है e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स, अगर आप इसको x बिठाते हो जो नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो जीरो के पास अब जैसे आते हो, आपको पता है कि 1 बाई एक्स तो इन्फिनिटी की तरफ, जब इन्फिनिटी की तरफ x जाता है तो 1 बाई एक्स तो जीरो की तरफ जाता है ना, 1 बाई एक्स तो जीरो की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अब जीरो के पास आ रहे हो, 1 बाई एक्स जो है, x यहाँ पे जीरो के पास आ रहा है, राइट, तब ये फंक्शन कहाँ जाता है, इन्फिनिटी में जाता है। सही है, तो यहाँ पे x जीरो में जा रहा है, अब लेफ्ट साइड से आ रहे हो, तो यहाँ पे जो e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स है, ये माइनस ऑफ माइनस एक्स है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये जो नीचे आएगा ना, ये 1 बाई इंफिनिटी फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि e तो जब आप पॉजिटिव लोगे और e के e टू द पावर इंफिनिटी इज ऑलमोस्ट इंफिनिटी, है ना। अब समझ गया ना, ये माइनस 1 बाई एक्स की तरफ बिहेव करेगा, ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है ना, जीरो के उस पार ये नेगेटिव है लेफ्ट साइड से, तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन अब अगर राइट हैंड साइड से लिमिट आते हो, तब देखोगे आप कि ये नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि x पॉजिटिव है, जीरो के पॉजिटिव साइड से आ रहे हो, है ना, ये जीरो है, आप यहाँ पे इसके पॉजिटिव साइड से आ रहे हो, तो यहाँ पे x, इस साइड में x वैल्यू सब नेगेटिव है और इस साइड में सब वैल्यू पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव खुद पॉजिटिव रहेगा, तो ये माइनस जो साइन है ये इसको नेगेटिव बना देगा, इसका मतलब ये जीरो के पास चला जाएगा, है। तो 1 प्लस ई टू द पावर जीरो, जीरो सॉरी, ई टू द जीरो नहीं, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका लिमिट का वैल्यू हो जाएगा 1। सो दोनों अलग है,
अच्छे से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों का वैल्यू अलग है। तो इस केस में लिमिट तो x इक्वल्स x अप्रोचेस 0 पे नहीं एग्जिस्ट करता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑल्दो आपका राइट हैंड साइड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट सेपरेटली एग्जिस्ट करता है। ओके ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब ये दिखाने के लिए कि आपका हमेशा आर एच एस नॉट इक्वल टू एल एच एस भी हो सकता है। अब कंटिन्यूटी पे आते हैं। अब कंटिन्यूटी के लिए ये बात बोलना क्यों ज़रूरी पड़ गया, क्योंकि कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन है वो है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट है, आप बोलते हो कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट है, राइट हैंड साइड का लिमिट है, वो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट के बराबर है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड वो इक्वल है फंक्शनल वैल्यू के साथ उस पॉइंट पे। इसका मतलब कि आपका जो फंक्शन है लिमिट ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे पकड़िए, ए पे आपका फंक्शन का वैल्यू कुछ तो है, एफ ऑफ ए है यहाँ पे। तो आपका जो राइट हैंड साइड से आप जब आ रहे हो और लेफ्ट हैंड साइड से जब आ रहे हो तो दोनों एक ही पॉइंट पे आना चाहिए और वो पॉइंट जो होगा वो पॉइंट एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है ये, मतलब उतना भी कुछ है नहीं। ये होता है कंटिन्यूअस का डेफिनेशन। ठीक है, तो कोई फंक्शन ले लो, एक्स स्क्वायर पकड़ो 0 से 1 के बीच में, या किसी भी पॉइंट पे पकड़ो एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2। तो अगर आप 2 के नेगेटिव साइड से आते हो एक्स स्क्वायर तो भी आपको 4 ही मिलेगा। अगर ये बहुत ही मतलब सिंपल एग्जांपल है, जो भी हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ही मिलेगा। एंड अगर आप फंक्शनल वैल्यू ऑफ 2 मतलब एक्स स्क्वायर पे अगर बिठाते हो तो ये आपको 4 ही मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, ओके। नाउ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है जो कंटिन्यूअस नहीं है? एज सिंपल एज दैट, डिसकंटिन्यूटी वो होता है जो कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला है ये कंडीशन पे। ठीक है, सो पहला एक होता है, 3 टाइप के डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, जैसे कि पहला होता है रिमूवेबल, सेकेंड होता है फर्स्ट काइंड जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, एंड दिस नेक्स्ट वाला होता है जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। सो फर्स्ट काइंड और रिमूवेबल वाला जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और आपका जो फंक्शन है उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लिमिट है, हाँ, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है, उसको बोलते हैं रिमूवेबल काइंड। ठीक है, सेकेंड काइंड होता है कि आपका राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करता है लेकिन बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। जैसे आपको इस केस पे उसको फर्स्ट काइंड बोल सकते हो आप, ये वाले केस में। थर्ड वाला सेकंड काइंड का जो होता है वहां पे क्या होता है आपका कि नाइदर राइट हैंड लिमिट नॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो हो सकता है कि एक दिक में एग्जिस्ट कर जाए लेकिन दूसरे दिक में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो बेटर टू से नाइदर एग्जिस्ट, ये सेकंड काइंड होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या डिसकंटिन्यूटी वाला पार्ट। अब आता है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव पे। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। तो हम बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एट अ पॉइंट ए इफ
कब होगा ये? इफ लिमिट x टेंडिंग टू, जस्ट अ मिनट, पिन का तो कुछ तो फिर से शो हो रहा है। मैं, हाँ हाँ ठीक है, ओके। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए, अगर आपका ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो, कि लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच टेंडिंग टू जीरो एग्जिस्ट, और इस लिमिट को आप बोलते हो, यही आपका डेल एफ बाई डेल एक्स है। ओके, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपको अननोन लग सकता है, इसका और एक टाइप से आप लिख सकते हो इसको। अगर आप पकड़ लो कि आपका एच है, एक्स माइनस है, ठीक है, एक्स इक्वल टू आपका हो जाता है ए प्लस एच, तो इसको आप लिख सकते हो कि लिमिट एफ ऑफ एक्स, ए प्लस एच ही तो एक्स है ना, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस है, एज एक्स टेंड्स टू ए, डेल एफ बाई डेल एक्स एट पॉइंट ए है, ठीक है। तो ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाए तब इसको बोलते हो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ, या तो एफ डैश ए एट पॉइंट, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव का डेफिनेशन होता है। तो अगर डिफरेंशिएट करना तो आता ही, आपको पता ही होगा। सो जहाँ पे डिफरेंशिएशन का मेनली प्रॉब्लम होता है कि अगर आपको डिफरेंशिएट करने बोला जाए कि कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, तो उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आपका इसका एग्जिस्टेंस का कंडीशन भी होता है, वो है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये सेम कंसेप्ट है लिमिट जैसे, कि हम बोलते हैं क्या फंक्शन इज डेरिवेबल अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल हो जाए इस लिमिट के बराबर। सब पूछोगे कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, तो राइट हैंड जो फंक्शन का लिमिट होगा वो होगा कि लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच, एकदम पुराना लिमिट की कॉन्सेप्ट की तरह। फिर से आप आ रहे हो सी पॉइंट पे पॉजिटिव साइड से, तो सी प्लस एच, ठीक है। अगर आप नेगेटिव साइड से आओ, मतलब लेफ्ट से अप्रोच करोगे, तो क्या करोगे, सी माइनस एच, क्योंकि एच तो छोटा होता जा रहा है ना, सो एच इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग दिस पॉइंट सी। ये सी माइनस एच जो है ना, ये जितना एच जीरो के पास जाएगा, ये पॉइंट भी ऑलमोस्ट सी के पास जाएगा, एच एज एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर है एफ डैश सी के, मतलब इस लिमिट के, तब जाके ये डेरिवेबल होता है उस पॉइंट पे। ओके, अब डिफरेंशिएशन के सर्टेन फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला वाला तो सब क्लास 12 से पढ़ रहे हो, ठीक, ओके। सो हाँ, डेरिवेटिव के जो फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे पकड़ लो एक्स टू द पावर एन, तो इसमें क्या होता है, एन एक्स इंटू एन माइनस वन। अब ये कहाँ से आया, इस लिमिट से आप निकाल सकते हो, वो जो लिमिट है यहाँ से, ठीक है। सेकंड हो गया आपका जो वाले होते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ये क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ई ऑफ, सो एल एन ई भी बोल सकते हो, एल एन ई ऑफ ए, लॉग एक्स ई ऑफ है मतलब एल एन है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, उनको आप कहीं भी देख सकते हो और खुद भी निकाल सकते हो। साइन एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स, बताइए आपको, कॉस एक्स फिर से हो जाता है माइनस साइन एक्स, है ना। जैसे डी बाई डी एक्स, अच्छा आपको कुछ ऐसा आ गया कि डी और डी सेक एक्स क्या है,
तो याद रख सकते हो ये sec x tan x होता है, आप निकाल भी सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा दूँ तो इसमें ही पकड़ो sec x के लिए, तो ये भी क्या होता है dy dx ऑफ 1 cos x, है ना। तो इसको अगर आप करते हो तो क्या होता है, मैं अभी कंपोजिट फंक्शन दिखाऊंगा आपको कि ये होता है 1 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos स्क्वायर एक्स, है ना, इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो क्या आ गया आपका 1 cos एक्स, एक कॉस उधर लिख देता हूँ, साइन एक्स। सो 1 cos मतलब यही तो सेक एक्स है ना, सेक एक्स, और ये टेन एक्स है साइन बाई कॉस सेक एक टेन एक्स, ये आ गया ना। तो ये इसी तरह आप हर एक का निकाल सकते हो ये चाहो तो। सिमिलरली अब कोसेक का करके देखो, आपको माइनस मिल जाएगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ओके, तो ऐसे है डिफरेंशिएशन। ये कुछ मैंने बेसिक लिख दिए जो बहुत ज्यादा काम में आते हैं, लेकिन अब तो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, आप उनको देख सकते हो। अब बात है कि आपको अगर ऐसा फॉर्मूला दिया हो कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ हो इनसाइड, तो उसको आप कैसे निकालोगे, है ना। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन लेते हो या तो सेकंड वाले का लेते हो, कोई एक सेम ही बात है। तो आप सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन लेते हो, पहले वाले को इंटैक्ट छोड़ते हो, सेकंड में इस वाले का डिफरेंशिएशन लेते हो, दूसरे वाले को इंटैक्ट छोड़ते हो। ये प्रोडक्ट रूल होता है ना। जैसे पकड़ो, अगर आपको ये दिया जाए कि बताओ डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्या होगा, तो ये क्या होगा, पहले वाले का छोड़ दो, नेक्स्ट वाले का कर दो, फिर पहले वाले का करो डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट वाले को छोड़ दो, ये आ गया ना। तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट एक टाइप होता है कि आपको कॉम्पोजिट फंक्शन दे दे, ठीक है, पकड़ो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसा कुछ दे दे, तो इस टाइप का फंक्शन का कैसे करते हो ना, कि एक के अंदर एक है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता है कि एफ डैश आपको जी ऑफ एक्स रखो, मतलब पहले बार बाहर वाले का करो, जो बाहर का शेल जैसा सोच सकते हो आप, कि ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, तो पहला वाला पहले मैं अप्रोच करूंगा एफ को, वो बाहर का शेल है, तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, एफ डैश जी ऑफ एक्स देन जी डैश एक्स। अब ये भी आप सोचोगे कैसे हो रहा है, चलिए करके दिखाते हैं। कि आपको ऐसा फंक्शन दिया जाए कि डेल ऑफ डेल एक्स, पकड़ो ऐसे है कुछ 3x³ प्लस 1 to the power 5, ऐसा आपको डिफरेंशिएशन दिया हो, तो आप इसको बाहर का शेल सोच सकते हो कि आपका u जैसा है, ये u टाइप सा कुछ तो है, x³ + 1, ठीक है। आपको u⁵ समझ लो कि d ऑफ डी डेल u बाई डेल u ऐसा कुछ है, मतलब ये कुछ और एक वेरिएबल है। तो पहले इसको निपटो, तो ये क्या होगा 5 of 3x³ + 1 to the power 5 - 1 मतलब 4। सो मैंने पहले क्या किया, एफ डैश जी ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स मेरा ये अंदर वाला फंक्शन था, बाहर वाला फंक्शन टू द पावर 5 था, तो मैंने उसको पहले निपटा। उसके बाद मैं जो जा रहा हूँ जी डैश एक्स में जा रहा हूँ, तो जी डैश एक्स में मैं क्या करूँगा, इसका क्या होगा 9x² + 1, है ना, सॉरी +0, सॉरी 9x², यस सिर्फ 9x²। अब ये 9 × 5 मतलब 45 इंटू 3x³ + 1 to the power 4, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज है। अब डिफरेंशिएशन की बात हो ही रही है तो हम डबल डेरिवेटिव में जाते हैं। डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, इस डबल डेरिवेटिव के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, हाँ। तो उसके में आता हूँ कि फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके साथ इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। तो डबल डेरिवेटिव मतलब दो बार डेरिवेटिव लेना, ठीक है। सो इससे मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं, कैसे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। पहले आप एक फंक्शन को लो एफ ऑफ एक्स, इसको डेरिवेटिव करो। कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ये डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप, ठीक है। किसका स्लोप, जो उस कर्व को उस पॉइंट पे
टेंजेंट की तरह छू रहा है। जैसे पकड़ो आपके पास अगर ऐसा कोई कर्व है और यहाँ पे अगर आपको एक पॉइंट है, तो यहाँ पे जो ये जो लाइन है ना, इसका स्लोप होता है एफ डैश एक्स। और डबल डेरिवेटिव क्या बताता है, उसका नेचर के बारे में। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे पकड़ लो साइन एक्स, ठीक है। तो कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए प्रोसीड्यूर क्या होता है कि आप पहले फंक्शन को लो, उसको डिफरेंशिएट करो और देखो कि वो जीरो कहाँ पे हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीरो मतलब है कि उस पॉइंट पे, जीरो मतलब क्या, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है ना जीरो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, आपको तो पता ही है लाइन का इक्वेशन होता है ना। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, जहाँ पे टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट टू द फंक्शन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। ठीक है, एक्सिस के पैरेलल मतलब यहाँ से एक मोड़ आ रहा है ना फंक्शन में, ये क्रिटिकल पॉइंट है ये। तो फर्स्ट एफ डैश एक्स इक्वल टू, एक फंक्शन है आपके पास, उसको मैक्सिमम मिनिमम समझने को बोले, पॉइंट निकालने को बोले, तो फर्स्ट आप उसको डेरिवेटिव करो, जीरो की इक्वेट करो, फिर चेक करो कि कौन से पॉइंट पे ये जीरो हो रहा है। जिस पॉइंट पे ये जीरो है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव को, डबल डेरिवेटिव को चेंज करो कि एफ डैश जीरो लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, सो पॉजिटिव या नेगेटिव क्या कौन सा आ रहा है। तो ठीक है, साइन एक्स के लिए करके देखते हैं। तो साइन एक्स है मेरे पास, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो क्या आएगा, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं। तो कॉस एक्स कब जीरो होता है, एक्स इक्वल टू कितने, कौन से पॉइंट पे, पाई बाई टू पे होता है ना। कॉस होता है पाई बाई टू पे जीरो होता है, साइन का ऑपोजिट, पाई बाई टू पे ये जीरो है। अब फिर से डेरिवेटिव करते हैं, डिवाइड एल एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये सेकंड डेरिवेटिव होगा, एफ डबल डैश एक्स होगा। मेरा एफ एक्स था साइन एक्स, ये मेरा एफ डैश एक्स था, अब ये मेरा एफ डबल डैश एक्स हो गया। तो ये जो होगा ये क्या आता है, माइनस साइन एक्स। अब मैं बोलो इस पॉइंट पे चेक करो, चेक करोगे तो कितना आएगा, -1। तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो इससे हम कंक्लूजन क्या ले सकते हैं, अब ध्यान से सुनना, कि अगर फंक्शन का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाए, ठीक है, पाई बाई टू पे, तो वो एक लोकल मैक्सिमा होता है। लोकल क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि साइन का ग्राफ याद करो आप, कि ऐसे होता है ना, तो साइन जीरो से स्टार्ट होता है, फिर पाई बाई टू पे मैक्सिमम वैल्यू होता है, फिर पाई में फिर से जाता है, फिर से आता है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, मैक्सिमा है। सो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, तो ये आपको मिनिमा देता है। और एफ डैश एक्स अगर लेस देन जीरो होता है तो ये लोकल मैक्सिमा देता है। ये दोनों ही लोकल है, हाँ, ग्लोबल बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते, अच्छा पहले ये देख लो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये होगा लोकल मैक्सिमा, है ना। आपको पता भी है कि साइन के लोकल मैक्सिमा यहाँ पे पाई बाई टू में होता भी है ना, फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे मोस्ट है। तो ग्लोबल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि सबसे पर अगर कोई ऐसा फंक्शन है, ठीक है, हो सकता है ना, तो इस फंक्शन के यहाँ पे आपको एक मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ पे एक मिनिमा मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ पे मिनिमा मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा, लेकिन ये जो है ये आपका ग्लोबल मैक्सिमम का है ना। तो इस हर जगह पे, यहाँ पे आपको एफ डैश एक्स करोगे तो यहाँ पे भी जीरो है, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको कर्व समझने की ज़रूरत है ये निकालने के लिए। तो लेकिन ये याद रखना, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा है। ओके, नाउ आते हैं कुछ मीन वैल्यू थ्योरम्स पे, ये कभी कभी यूज हो जाते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम्स। ओके, पहला होता है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में क्या बोलता है, रोल्स थ्योरम में कंडीशन है कि फर्स्ट इज कि इफ, तीन कंडीशन होते हो, इफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी,
सेकेंड है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, सो बाउंड्री एंड पॉइंट्स को छोड़ के डिफरेंशिएबल है ना। और थर्ड पॉइंट है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। देन आपका एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी चौंकने की कोई बात नहीं है, ये बेसिकली बोल रहा है कि आपका कोई भी फंक्शन है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इक्वल है, तो अगर दोनों में इक्वल है तो फंक्शन कहीं ना कहीं पे टर्न होकर फिर वहां पे फिर से आ रहा है। तो इसका मतलब आपको एक पॉइंट तो जरूर मिलेगा जहां पे आपका टेंजेंट का वैल्यू टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व का स्लोप का वैल्यू 0 होता है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ऐसा पॉइंट तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। और इसका ही थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जहाँ पे एमवीटी लिख देता हूँ, मीन वैल्यू थ्योरम, जहाँ पे ये पहले दो कंडीशन तो है, ठीक है, पहले दो कंडीशन तो है, लेकिन लास्ट वाला कंडीशन नहीं है, दिस इज नॉट देयर। ओके, सो 1 एंड 2, अगर सिर्फ 1 एंड 2 रहे तब भी हम कुछ कमेंट कर सकते हैं। वो है कि देयर एग्जिस्ट सी, ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ पी माइनस, ओनली होल्ड, ये मैं लिख देता हूँ फिर कंफ्यूजन ना हो, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी माइनस ए। इसका मतलब क्या है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोल रहा है कि आपका फंक्शन का वैल्यू अगर दो पॉइंट में सेम ना भी हो, लेकिन वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, पकड़िए ऐसा कुछ है आपका फंक्शन, तो एटलीस्ट आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसका स्लोप इस एफ ऑफ बी पॉइंट और एफ ऑफ एफ पॉइंट के स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे सी कहीं पे भी होगा एक, यहाँ पे जब ये जो लाइन होगा इसका स्लोप इस लाइन के बराबर होगा। इससे भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट एक टॉपिक है जो मैं बोलना चाहूँगा ख़त्म करने से पहले, वो है टेलर सीरीज़ का, क्योंकि वो एक्सपेंशन बहुत बार पूछा जाता है जनरली। सो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे टेलर सीरीज। ओके, टेलर सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉन्सेप्ट छोटा है कि हम एफ एक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं अराउंड अ पॉइंट, ठीक है, एफ एक्स को हम एक्सपेंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स हायर डेरिवेटिव। सो आपके पास एक फंक्शन है, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं टेलर सीरीज में एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, अराउंड अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। तो हायर डेरिवेटिव बोलते मैं क्या समझाना चाहता हूँ अभी देखोगे, ये होता है, ये टेलर सीरीज होता है। हाँ, ऑल द वे अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये चलता रहता है ऐसे, और इसके नीचे टू फैक्टोरियल होता है। सो इन एक टर्म देखोगे तो x माइनस ए टू द पावर n एफ एन ऑफ ए बाई एन फैक्टोरियल ऐसे होता है। हाँ, यही टेलर एक्सपेंशन होता है। और इसका एक एक्सपेंडेड एक्सपेंशन होता है, इसका ही मॉडिफिकेशन होता है, जिसको हम मैक्लॉरेंस मैक्लॉरेंस का स्पेलिंग मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एनीवे मैक्लॉरेंस सीरीज होता है, आई होप कि ये सही स्पेलिंग है, मैक्लॉरेंस सीरीज होता है। सो वहाँ पे क्या होता है, ये जो x का पॉइंट है ना, x इक्वल टू ए नहीं, मैंने गलत लिख दिया, x एट ए एट अ पॉइंट ए, एक्सपेंडिंग एफ एक्स एट अ पॉइंट ए, ठीक है, क्योंकि x इक्वल ए हो गया तो ये तो जीरो हो जाएंगे ना, सो दैट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो मैक्लॉरेन सीरीज में क्या होता है कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो ऐसे टेलर की तरह, सिर्फ डिफरेंस होता है कि आप ए को जीरो पकड़ लो। सो एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स माइनस जीरो है, सो आपको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ एफ डैश जीरो प्लस एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर
एफ डबल डैश 0, ठीक है, बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसा सब लिख सकते हो। सो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे आप ई टू द पावर के को आप ई टू द पावर एक्स को आप एक्सपेंड करना चाहते हो, ठीक है, मैक्लोरिन सीरीज से। तो लिखते हैं एफ ऑफ 0 मतलब क्या, ई टू द पावर 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 मतलब ई को अगर डिफरेंशिएट करते हो, अच्छा मैं लिख ही देता हूँ पहली बार, ई टू द पावर 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ ई टू द पावर 0, 0 नहीं, ई टू द पावर एक्स, पहले एक्स से लिखते हैं हम, ठीक है, एक्स से लिखते हैं, एक्स प्लस ऐसे चलता रहेगा, है ना। यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हो, अगर आप 0 पुट करते हो एक्स की जगह, तो ई टू द पावर 0 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर 0 प्लस ऐसे चलता रहेगा। तो ये सब 1 हो जाएंगे ना, ई टू द पावर 0 1 होता है, सो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। और एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि साइन एक्स का पकड़ो, एक्सपेंशन पकड़ रहे हो। सिमिलरली कर सकते हैं हम कि साइन को 0 पे लेते हैं, तो साइन 0, है ना, तो साइन 0, अब ये तो 0 ही होता है, प्लस क्या होगा, एक्स इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, अगर ये करते हो एट द पॉइंट, फिर से वही एट द पॉइंट 0 पे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, हाँ, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉस हो जाएगा ना, साइन को डिफरेंशिएट करके तो कॉस 0 हो जाएगा, तो ये एक्स रहेगा, प्लस फिर से साइन स्क्वायर आएगा, तो अगर आप ऐसे डेरिवेटिव करते रहोगे तो ये तो 0 हो गया, प्लस एक्स रहेगा, प्लस नेक्स्ट वाला टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई, क्योंकि साइन वाले टर्म जो आएंगे, इवेंट टर्म में साइन आएगा हमेशा, और वो तो 0 हो जाएगा, तो नहीं रहेगा, तो एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सीरीज एक्सपेंशन बहुत काम की चीज़ होता है, आप ई टू द पावर एक्स को कर सकते हो, साइन एक्स को कर सकते हो। दो आपको मैं होमवर्क दूंगा, वो है कॉस का खुद का निकालो एंड लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का निकालो, ठीक है, ये दोनों एक्सपेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, आज का इतना तक है। नेक्स्ट दिन हम इंटीग्रल कैलकुलस के साथ करेंगे, थोड़ा सा रश्ड हो सकता है, बट टॉपिक भी बहुत सारे हैं और ये इजी टॉपिक है, सो इसमें ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम कभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।